नमस्कार दोस्तों, डायमंड अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी रेलवे एग्जाम्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 लेके आ गए हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ये देखना अपन को। आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर या वेग पर पूछा गया है दोस्तों। प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि की आयाम पर, जबकि आवृत्ति पर पिच निर्भर करता है कि अपन को जो तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है वह निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही है, तो आयाम पर निर्भर करता है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि में उतनी अधिक ऊर्जा और तेज सुनाई देगी ध्वनि। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है दोस्तों, यह पूछा गया है। हवा, पानी, ठोस या निर्वात। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं दोस्तों। अपन को मालूम है दोस्तों कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक यांत्रिक तरंग है। वो यांत्रिक तरंग माध्यम में ही गमन करती हैं। 3 में बचा है दोस्तों, तो तीनों में ध्वनि हवा, पानी, ठोस में गमन करती है, लेकिन सबसे तेज गति पूछी गई है। तो ठोस में सबसे अधिक तेज गति से ध्वनि गमन करती है, यात्रा करती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर ठोस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठोस में कण अधिक सघन होते हैं, साथ पास होते हैं कण, इससे ध्वनि तेजी से फैलती है, इस वजह से ठोस में ध्वनि अधिक गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव कान द्वारा सुनने योग्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होगी दोस्तों। इसमें पूछा गया कि मानव कान किस ध्वनि की सीमा, आवृत्ति की सीमा के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है दोस्तों। मानव कान के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अपन देख चुके हैं दोस्तों। इस आवृत्ति की मानव कान सुन सकते हैं दोस्तों। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अपश्रव्य हम ध्वनि बोलते हैं दोस्तों। और 20,000 से ऊपर वाली आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य बोलते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंग चमगादड़ और कुत्ते बिल्ली को सुनाई देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनार उपकरण किसका प्रयोग करता है, इसका पता लगाना है दोस्तों। तो सोनार उपकरण, इसका नाम से ही पता चलता है दोस्तों। इस प्रकार से इंग्लिश में इसको लिखेंगे सोनार। तो सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस प्रकार से सोनार का फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो इसके फुल फॉर्म से अपन को पता चलता है कि सोनार तरंगों में अपन ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, साउंड तरंगों। और रडार में दोस्तों, रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार तरंगों का प्रयोग करते हैं अपन ध्वनि तरंगों का सोनार में। सोनार उपकरण में ध्वनि तरंगों का प्रयोग हो जाता है, जो पानी में वस्तु की स्थिति का पता और दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग समुद्र के अंदर स्थित वस्तु की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि या इको क्या है, अपन को क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिध्वनि ध्वनि के अपवर्तन के कारण होता है क्या इको, ध्वनि के परिवर्तन के कारण, ध्वनि के अवशोषण या ध्वनि के अपक्षय के कारण। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं दोस्तों। ध्वनि के अवशोषण के कारण तो हो नहीं सकती। इको का मतलब है दोस्तों कि ध्वनि किसी सतह पर टकराए वापस लौटे, इसको बोलते हैं इको। तो अवशोषण का तो मतलब होता है कि वह सतह में अवशोषित हो जाए, वापस न लौटे। अपक्षय का मतलब होता है कि वह उसकी ऊर्जा कम हो जाए, तो इसका भी इससे भी इको उत्पन्न नहीं होगी। परिवर्तन मालूम है आपको दोस्तों कि जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलती है तो वह अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, इसको परिवर्तन होती है। इसको भी नहीं क्योंकि है दूसरे माध्यम में इको नहीं होता। दोबारा
शीर्ष सतह से टकराने के बाद दोबारा उसी दिशा में लौटेगी, उसी माध्यम में लौटेगी। जब इको होता है तो इसका आंसर परावर्तन है दोस्तों। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण इको होता है और इस ध्वनि इसको इको सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए हमारे कानों की और हमारे कानों की और सतह की जगह से टकराकर वस्तु आई तो हम यहाँ से बोलेंगे तो 17 मीटर, यहाँ वापस जब लौटेगी तो 17 मीटर। तो इस प्रकार से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए वस्तु और हमारे बीच। तब अपन को अपनी ध्वनि जो अपन बोलते हैं उसकी प्रतिध्वनि सुनना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव दोस्तों ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि संबंधित डॉपलर प्रभाव वस्तु की गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में समान अनुसार परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं दोस्तों। डॉपलर प्रभाव कहता है कि अपन श्रोता है, स्रोत यहाँ है, तो जब श्रोता और स्रोत के बीच दूरी कम होती है तो अपन को ध्वनि की आवृत्ति तेज होती है, ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है दोस्तों। और जब श्रोता स्रोत की दूरी बढ़ती है तो हमें ध्वनि की आवृत्ति कम होती प्रतीत होती है और हमें कम सुनाई देती है दोस्तों। इसी ऐसे में ही जब ट्रेन हम इधर रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन आती हुई प्रतीत होती है तो हमें तेज सुनाई देती है और जब ट्रेन हमें रेलवे स्टेशन से दूर जाती है तो हमें आवृत्ति उसकी कम प्रतीत होती है। इस प्रकार से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं, इनका अपन को प्रकार बताना है। प्रकार कई प्रकार से होता है। अब पूछा गया है कि माध्यम में इनकी जरूरत होती है नहीं होती। तो अपन को मालूम है दोस्तों कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों को माध्यम की जरूरत होती है। इस प्रकार से यह तरंग अंदर तरंग है दोस्तों। ध्वनि तरंग अंदर तरंग है, ध्वनि तरंग, क्योंकि इनके कण की दिशा संचरण की दिशा के समानांतर होती है। इस प्रकार से अंदर तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें पूछा गया है अजीब सी लैंग्वेज में कि ध्वनि की गति किस चीज से प्रभावित होगी, बढ़ेगी या घटी? आवृत्ति से तो प्रभावित नहीं होती ध्वनि की गति, प्रबलता से भी नहीं, तरंग दैर्घ्य से भी नहीं। ध्वनि की गति माध्यम की प्रकृति प्रभावित होती है दोस्तों। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा माध्यम की प्रकृति से। ध्वनि की गति माध्यम की सघनता और तापमान पर निर्भर करती है। सघनता तापमान पर और सतत घनत्व पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस अवस्थिति में सुनाई देती है? इसमें पूछा गया कि किस प्रकार के जीवों को सुनाई देती है, किसको सुनाई देती है। इस क्वेश्चन में मनुष्य को अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो मालूम है उनको 20 से 20,000 हर्ट्ज की मनुष्य को सुनाई देती है, 20,000 के ऊपर नहीं। तो यह मनुष्य तो हो नहीं सकता, मछली को भी नहीं और पक्षी को भी नहीं। यह कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ को सुनाई देती है दोस्तों। कुत्ता भी हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली। ध्वनियाँ मानव की सुनने की सीमा से अधिक है, इसलिए अपन को सुनाई देती है, कुत्ते को सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो सर ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज को आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं और मीटर तो लंबाई का न्यूटन बल का मात्रक है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका आंसर 20 डेसिबल हो गया। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से नापते हैं। ध्वनि के जोर को दर्शाता है कि ध्वनि कितनी तेज है, इसको दर्शाता है। ध्वनि तरंगों का स्रोत क्या होता है, यह पूछा गया है। स्टरपिंड से अपन को मालूम है दोस्तों कि ध्वनि तरंग तब उत्पन्न होती है जब कोई पिंड में गति होती है, किसी कण में गति होती है, जैसे कि अपन को तार वाली यंत्र जैसे ही
गिटार मालूम है जब वादक गिटार पर उंगली टच करता है तब फिर तार के कंपन करने से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस वजह से ये तार वाली ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगा भी कहलाती हैं। यह अपवाद है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती, तार वाले उत्पन्न हुए उपकरणों से उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो से अपन को मालूम है कंपयमान पिंड के द्वारा ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो कंपयमान पिंड इसका स्रोत है, निर्वात तो है ही नहीं, स्थिर तरंग भी नहीं। इसका उत्तर भी हो जाएगा। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए पिंड का कंपन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, ये देखना है। तो यह पूछा गया प्रतिबिंब के रूप में, यह गलत है, अवशोषित भी नहीं होती। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का रूपांतरण अगर अवशोषित हो जाएगी तो रूपांतरित कैसे होगी? विसरण भी नहीं होती, इसमें विकिरण उत्तर सही है दोस्तों। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का रूपांतरण विकिरण के रूप में होता है, जैसे कि प्रकाश की विकिरण कई स्रोत से निकलती हैं, फैलती हैं, तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों में भी ऊर्जा का विकिरण होता है। ध्वनि ऊर्जा विकिरण के रूप में माध्यम में फैलती है दोस्तों। इसकी व्याख्या हो गई। ध्वनि का वेग किस तापमान पर सबसे अधिक होगा, यह पूछा गया है। कभी देखा था अपन ने कि ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर ज़्यादा होता है, तो कम होने पर कम होगा, शून्य होने पर भी कम होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। कभी किस तापमान पर अधिक होगा पूछे गए, तो अधिक तापमान पर उत्तर होगा भी। अधिक तापमान पर उच्च ताप पर कम अधिक तेज चलते हैं, जिससे ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती, इस माध्यम में गति नहीं कर सकती, पूछा गया। ठोस में पहले देख चुके सबसे अधिक करती है, द्रव में भी करती है, गैस में करती है। निर्वात में दोस्तों ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें निर्वात में गति नहीं करती। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गति करती हैं, जैसे प्रकाश। उत्तर हो गया निर्वात डी नहीं करती ध्वनि तरंग गति। ध्वनि तरंग माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में कण नहीं होते, ध्वनि तरंग फैलती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सबसे अच्छा सुन सकता है? अभी देखा था अपन ने 20 से 20,000 हर्ट्ज को मानव कान सुन सकता है। इसका मतलब सुन सकता है, आदर्श स्थिति नहीं है। इसमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शनों में सबसे अच्छी किस ऑप्शन के हिसाब से सुन सकता है, आदर्श स्थिति कौन सी है, सबसे अच्छा कब सुनाई देगा? तो 20 से 20 हर्ट्ज सबसे बहुत कम सुनाई देगा, आदर्श स्थिति नहीं है। और 4000 से 20,000 बहुत अधिक सुनाई देगा, तो ये भी आदर्श स्थिति नहीं है, सबसे अच्छी सुनाई नहीं देगी। इसमें यह भी कम है, तो इसमें कम सुनाई देगा। सबसे आदर्श स्थिति 1000 से 4000 होती है दोस्तों, जिसको मनुष्य के कान के लिए सबसे अच्छी संवेदनशीलता 1000 से 4 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों की होती है। इस वजह से सबसे अच्छी सुनाई देगा। इसका उत्तर भी होगा 6000 से 4000 हर्ट्ज। इस सीमा के भीतर मनुष्य का कान सबसे अधिक संपत्ति हो 1000 से 4000 के बीच, सरकार से सबसे अच्छी सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का संबंध कैसा होता है, अपन को देखना है। तरंग दैर्घ्य जो कि डेल्टा लैम्डा से दिखाते हैं, आवृत्ति को एफ से छोटे दर्शाते हैं, तो इसका अपन को देखना है। मालूम है अपन को भेद का अनुपाती होता है, अर्थात अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। इसकी अपन स्पेक्ट्रम में भी देखते हैं कि यहाँ पर एक बीच में दृश्य तरंग होती है और इस तरफ तरंग दैर्घ्य होता है, इस तरफ आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। जैसे अपन ने देखा है कि गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, गामा तरंगों का, और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे ऊर्जा अधिक होती है। और इस तरफ अपन ने देखा है कि बहुत सारी तरंगें होती हैं जिसकी आवृत्ति अधिक होती है। रेडियो तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें होती है, साउंड तरंगें, जिसकी आवृत्ति तो अधिक होती है लेकिन
तरंग दैर्घ्य कम होता है। इस प्रकार से देखो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका उत्तर नंबर हो जाए बी, व्युत्क्रमानुपाती। इसका देखते हैं, वेग स्थिर होने पर आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सोनार का पूरा फॉर्म है, क्या होता है पूछेगा, स्टार्टिंग में बताया गया आपको। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का होता है, और रडार का होता है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है फुल फॉर्म। सोनार का प्रयोग ध्वनि के माध्यम से सोनार के प्रयोग ध्वनि तरंगों के माध्यम से पनडुब्बियों और वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए समुद्र के नीचे प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के लिए मीडियम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव क्या होगा? ध्वनि के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने देखा है माध्यम से प्रभावित होती है ध्वनि। पहले भी क्वेश्चनों में केवल कठोर माध्यम में गति करती है, ऐसा भी गलत है। तीनों में होता है ठोस द्रव्य, ठोस द्रव्य गैसों में गति के माध्यम पर निर्भर करता है, ये सही है। ये गलत है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती, इस पे गलत है, ये सही है। ध्वनि के माध्यम पर ध्वनि के माध्यम पर उसकी गति निर्भर करती है। अपन देखते हैं कि वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री पर, और समान तापमान पर 345 मीटर प्रति सेकंड होती है, समान तापमान 25 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगों का प्रयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? ध्वनि तरंगों का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है, विज्ञान और सेना क्षेत्र में भी देख चुके हैं पनडुब्बियों का सोनार के रूप में। विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के में तो सुनते ही रहते हैं, संगीत में तो होता है गिटार, वायलिन, बांसुरी में। इसका उत्तर सही है। अपन चिकित्सा क्षेत्रों में अपन कैंसर, गठिया जैसे रोगों का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर 3 हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का तीनों चिकित्सा और विज्ञान और साथ साथ संगीत क्षेत्र में होता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी मात्रा बदलने पर स्थिर रहेगी? तो बताना है कि कौन सी चीज, ध्वनि के कौन से गुण अगर बदलेंगे तो की मात्रा, माध्यम बदलने पर स्थिर, माध्यम बदलने पर कौन सा गुण ध्वनि का स्थिर रहता है? तो आवृत्ति रहती है दोस्तों, वेग घटता बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य प्रबलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति पर नहीं पड़ता। प्रकार से इसका उत्तर भी हो जाएगा, आवृत्ति। माध्यम बदलने पर ध्वनि की आवृत्ति स्थिर रहती है। ध्वनि का वेग किन कारणों पर निर्भर करता है? वेग मतलब चाल, ध्वनि के घनत्व, तापमान पर अभी पहले भी देख चुके। आवृत्ति पर तो और आयाम पर नहीं करता, पर तो करता ही नहीं, देख चुके पहले ही। आवृत्ति और तापमान, माध्यम के घनत्व तापमान पर करता है, पहले भी देख चुके। माध्यम के घनत्व तापमान तथा ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो पहले बता चुके। कुछ इसके अनुपात है जो तार वाले उपकरणों से निकलते हैं, वो अनुपात छोड़ के। तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। डॉपलर प्रभाव में ध्वनि की तीव्रता कैसे बदलती है? तो अपन पहले देख चुके, स्थिर तो रहती नहीं है, बढ़ती है जब स्रोत पास आता है तो बढ़ती है। देख रहे हैं अपन कि स्रोत है, ट्रेन आ रही है अपने पास तो बढ़ती है, घटती है जब स्रोत जा रही है, अपने खड़े हैं तो ट्रेन यहाँ से दूर जा रही है तो घटती है, ठंडी हो जाएगा। बी उसी तरह सही है इसका, पहले भी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका उत्तर 17 मीटर है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। इसका उत्तर गलत दिया गया दोस्तों, यहाँ पर समझ में नहीं आता कि 17 दोनों को मिला के 34 कर दिया गया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से पूछा गया है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 34, तो इस स्थिति में हो सकती है कि स्रोत अलग हो, कि अपन स्वयं की ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 होती है, 17 34
तब हो जाएगा कि अगर अपन इधर खड़े दूसरा स्रोत है तो आदमी चुपचाप सो सकता है इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बताएगा नहीं, तो इसका उत्तर 17 14 दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिमल है, देख चुके हैं। डेसिमल अपने लिए समान बोलचाल में अपन 3 से 7 डेसिबल की में बात करते हैं, वह हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। और कुछ और इसमें फैक्ट है, जैसे कि जब हम फुसफुसाकर बात करते हैं जब, तो इसमें 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब सामान्य वार्तालाप होती है, हमने देख लिया 30 से 60 डेसिबल, और जब अपन तेज जोर से बात करते हैं तो 60 से 70 डेसिबल की आवृत्ति होती है। जब अपन गुस्से में बात करते हैं तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ट्रक और ट्रैक्टर की ध्वनि 90 से 100 डेसिबल की होती है। तो इसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि जो बजता है 100 से 110 डेसिबल होती है, और जेट विमान की ध्वनि 140 से 150 तक हो जाती है। तो इस प्रकार से जब लड़ाकू विमान किसी घर के पास से गुजरते हैं तो उस मकान में की खिड़कियों में दरार पड़ जाती है, चटक जाती है। मशीन गन की 20 डेसिबल में 70 से 150 से 160 डेसिबल द्वारा उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल होता है। मिसाइल और रॉकेट 160 और 70 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों तीव्रता डेसिबल नापते हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन कब होता है? ये फैलती हैं तो परावर्तन हो नहीं सकता दोस्तों, फैलने में तो दूर जाएंगी तो परावर्तन नहीं। परावर्तन का मतलब है कि वापस टकरा गई। अवशोषित होंगी तो इसमें भी अवशोषण का मतलब है कि किसी स्रोत ने ध्वनियों को अवशोषित कर लिया है, मतलब वो कहीं नहीं जाएंगी, अब उसी सतह पर समा जाएंगी। और ये निष्प्रभाव जब गति नहीं करती तो ये भी गलत है। इसका उत्तर है जब ध्वनि तरंगे प्रतिबिंबित सतह से टकराती है। प्रतिबिंबित वो सतह जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर सकती है, तो यह ध्वनि तरंग प्रतिबिंबित सतह के टकराने के बाद परावर्तित होती है। इसी कारण प्रतिध्वनि 17 मीटर की न्यूनतम दूरी पर सुनाई पड़ती है। इसी वजह से सिनेमा हॉलों और ऑडिटोरियम है उसकी दीवारों को आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे वहाँ पर इको उत्पन्न न हो और हमें साफ आवाज सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए हमें। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो अपन अल्ट्रासोनिक ध्वनि का तो अपन देख चुके थे पहले ही। संगीत में होता है, संचार में विकल्प नहीं होता, रेडियो संचार में नहीं होता, संचार में जरूर होता है, जरूर बिजली उत्पादन में नहीं होता। चिकित्सा सोनार में अपन देख चुके हैं ये होगा ध्वनि का प्रयोग अल्ट्रासोनिक का। ध्वनि का प्रयोग तो फिर संगीत में भी होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया अल्ट्रासोनिक का पूछा गया जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। तो ये कैंसर गठिया जैसे लोगों को पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ फैक्ट्री और भट्टियां आदि में चिमनी में जो कालिख लग जाती है उसको साफ करने में भी अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र में वस्तुओं की गहराई मापने के लिए अपन देख चुके हैं पहले ही। और भोजन या दूध में हानिकारक जीवाणुओं को पता लगाने और नष्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। और कपड़ों के धुलने के लिए भी उपकरणों में अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इसको तीव्रता या प्रबलता कहते हैं दोस्तों। नंबर सी प्रबलता ध्वनि तरंगों की जोर सुनी जाती है। जितनी अधिक प्रबलता होगी उतनी अधिक ध्वनि तरंग जोर सुनी जाएगी। यह आयाम पर निर्भर करती है, पर आवृत्ति पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य तरंगों की सीमा, आवृत्ति सीमा क्या है दोस्तों? पहले देख चुके हैं 20। यहाँ पर श्रव्य तरंगों की सीमा पूछा गया दोस्तों। इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है दोस्तों। अच्छा दिया गया दोस्तों 20 से 20,000, देख नहीं पाया ना। 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंगों का आवृत्ति सीमा है दोस्तों। हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो इसमें बताया नहीं गया दोस्तों कि किस कंडीशन में 0 डिग्री पर या सामान्य तापमान पर 25 डिग्री पर। तो अपन को 332-317 से दी गया। तो अपन सबसे इसके करीब उत्तर 330 मीटर पर सेकंड इसको लगा देंगे दोस्तों। उत्तर हो जाए 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसमें दिया गया है 30 डिग्री पर, लेकिन 0 डिग्री के ज़्यादा पास है, तो एक्सप्लेन थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है। तो दोस्तों आज का इसी क्वेश्चन के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमारे चैनल की यूट्यूब में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस लेक्चर के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।